हम लोग पढ़ रहे थे सजीव एवं उसका परिवेश। वीडियो लंबे हो जाने के कारण इसको पार्ट 2 में कर दिए। पहली पार्ट देख लिए थे। क्या देखे थे कि परिवेश क्या होता है। परिवेश क्या होता है, जंतु या पौधा जिस प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं या जो है रहते हैं, उस वही वातावरण को परिवेश कहते हैं। फिर पढ़े थे कि किसी वास स्थान में सजीव जैसे पौधा, किसी वास स्थल में सजीव जैसे पौधा, जंतु अति सूक्ष्म उसके जैव घटक होते हैं। जहाँ भी सजीव रहते हैं वो सब क्या है, पौधा, जंतु अति सूक्ष्म उसके क्या है, जैव घटक है। जैव घटक क्या है, जो कि जो समाप्त हो जाते हैं उसको जैव घटक कहते हैं, जो नहीं समाप्त होते उसे अजैव घटक कहते हैं। जैसे जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है, प्लास्टिक, क्या सड़ गल के खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये सब क्या है, अजैव घटक है। और ये अजैव घटक में कौन आ जाएगा, निर्जीव आ जाएगा। और जैव घटक में कौन आ जाएगा, सजीव आ जाएगा। जैसे पौधा सजीव है, जंतु सजीव है, सूक्ष्म जीव जैसे कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब क्या है, सजीव है। ये देखे थे। फिर स्थल में जो निवास करते हैं उसको स्थलीय आवास कहते हैं। जो पानी में जल में निवास करते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं। मरुस्थलीय आवास, मरुस्थल में कौन कौन से पाए जाते हैं, पौधा जैसे बबूल मरुस्थल में पाए जाते हैं, नागफेनी, खजूर मरुस्थल पाए जाते हैं, ये पौधा पाए जाते हैं। कुछ जंतु भी पाते हैं मरुस्थल में, ऊँट, मरुस्थलीय केकड़ा, सर्प और मकड़ियाँ मरुस्थल में पाए जाते हैं। हम लोग इतना देख लिए थे। अब इसको मिटा के आगे चलते हैं। कुछ सही नहीं है तबीयत, इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे जलीय आवास। जलीय आवास, जल दीर्घी का य, जलीय आवास, वमा का स आवास, इसको एक्वेटिक बोलते हैं। जलीय आवास को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक्स। जलीय आवास को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक्स बोलते हैं। जलीय आवास भी दो तरह के होते हैं, जैसे मृदु जल या मीठे जल, जल वाले जैसे नदी। मृदु जल मतलब या मीठे जल, मृदु जल को क्या बोलते हैं, मीठा जल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मृदु जल को क्या बोलते हैं, मीठा जल बोलते हैं। हाँ, मृदु जल, मृदु जल, मृदु जल या मीठा जल, मीठा जल जैसे तालाब, नदी, नदी, झील, नहर, नहर, नाले। देखो नदी तो सब कोई जानते हो, तालाब भी जानते हैं। तालाब क्या होता है, गांव में देखना कहीं पे बयार वगैरह में तालाब खोद देते, पोखर जिसको कहते हैं उसी को तालाब भी बोलते हैं। और झील क्या होता है, जो उससे भी बड़ा होता है उसको बोलते हैं झील। जैसे समुद्र से भी निकल जाते हैं कुछ और बड़ा सा पानी का रूप ले लेते हैं, उसको बोलते हैं झील। जैसे ये दिखाई दे रहा है बड़ा है, ये झील है, ठीक है ना। इसी तरह तरह कहता है, इसमें तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पतियां मतलब भी पेड़ पौधा को ही, और जीव जंतु मतलब मछली वगैरह भी पाया जाता है कि इसमें जल में। समुद्री या लवणीय, समुद्री मतलब समुद्र, लवणीय मतलब नमक वाला जल कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। जलीय वास स्थल, लवणीय या खारे जल में कई प्रजाति की मछलियां, केकड़ा, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल और कई प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। मृदु जल में बताएं, मृदु जल में क्या मिलते हैं, जीव जंतु और वनस्पति भी पाए जाते हैं। मृदु जल में जीव जंतु और वनस्पति इसमें पाए जाते हैं। जीव जंतु, जंतु
सही से लिखते हैं, जंतु और वनस्पति, वानस्पति। वनस्पतियां पाए जाते हैं इसमें। और समुद्री या खारे पानी की जल, समुद्री या खारे पानी, समुद्री या लवणीय जल बोल सकते हैं, लवण्य, लवण जल, जलीय। इसमें क्या आ जाएगा, लवण को ही क्या बोलेंगे, लवणीय को ही, लवणीय को क्या बोलेंगे, खारा जल भी बोलेंगे। अच्छा, लवणीय वास स्थल, लवणीय वास स्थल, लवणीय या खारे जल में कई प्रजाति पाए जाते हैं। ये लवणीय, लवणीय में वास स्थल में लवणीय या खारे जल में कई प्रजाति की, ये लिखे 6 मछलियां, केकड़े, ऑक्टोपस, दिखाई दे रहे हैं ना, ऑक्टोपस या ऑक्टो लिखे हैं, ये लिखे हैं इस तरह, ये सही से यहीं पे लिखते हैं दोबारा। ये लिखे हैं ये लिखे हैं कोटा संजू होगा, ऑक्टोपस भी होता है, पढ़ाएंगे आगे चल के कक्षा में। डॉल्फिन, डमाकल, डाल, फारसी का न, डॉल्फिन, और व्हेल, व संजू व एकल, व्हेल तथा कई प्रजातियां और वनस्पति मिलती हैं, तथा कई प्रजातियां की, अच्छा, कई प्रकार की, चलिए यहाँ पे लिखना था, कई प्रकार की के वनस्पतियां पाई जाती हैं, अच्छे से लिख लेना। किसमें, समुद्र में क्या क्या मिलता है, समुद्र का जल होता है ना, नमक, लवण को ही नमक बोलते हैं, तो लवण वाला जल होता है, लवणीय ये खारे हैं। उस जल में क्या मिलेगा आपको, मछलियां मिलता है, केकड़ा जिसको कोकड़ा बोलते हैं, ऑक्टोपस, डॉल्फिन भी होता है, डॉल्फिन जैसे गंगोटिक डॉल्फिन ऐसे निकलता है, फिर डूबता है, निकलता है, फिर डूबता है, गंगा नदी में देखना डॉल्फिन दिखाई देंगे। व्हेल भी बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं व्हेल। हाँ, और कुछ वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधा भी पाया जाता है, किसमें, तो समुद्री जल में, तो उसको खारे पानी के जल बोलते हैं। ये है जलीय पौधा, देखो कमल का फूल है, जलीय पौधा। वायवीय आवास एक होता, ये तो हो गया जलीय आवास। दूसरा होगा वमा का य व दीर्घी का ये वायवीय आवास। वायवीय मतलब समझा, वायु में जो रहते हैं, मतलब पक्षी वगैरह जो रहते हैं वायु में रहते हैं ना, उसको बोलते हैं वायवीय आवास। AERIAL, एरियल आवास। एरियल मतलब आवास, एरियल मतलब हवा, एयर मतलब हवा होता नहीं, एरियल आवास। क्या था रे, भागने लगा। कहाँ से आ जाता है कीड़ा मकोड़ा महकने वाला। ये आवास सामान्यतः वायवीय जंतुओं एवं वैसे जंतुओं के लिए
जाना जाता है, जो पेड़ों में यहाँ तक कि वे उड़ान बंद करते हैं तथा तो स्थल पर आना ही पड़ता है, और वे उड़ते समय सो नहीं सकते हैं। मतलब जो उड़ता है ना, पक्षी के विषय में बोल रहे हैं, पौधे पे तो बैठते हैं वो, लेकिन उसको सोने के लिए स्थान पे आना पड़ता है। वो हवा में नहीं सो सकते। कौन पक्षी? उसको बोलते हैं वायवीय आवास। जैसे देखो ये पक्षी है वायवीय आवास। कभी आपने सोचा है कि मेढक क्यों नहीं उड़ता है? तितली क्यों नहीं तैरती है? हाथी पानी में क्यों नहीं रहता है? हाथी पानी में क्यों नहीं रहता है? ऊँट जंगल में वास्तव में प्रत्येक प्रजाति के जंतु पौधों की शारीरिक बनावट तथा स्वभाव अलग अलग होती हैं, जो उनके वास स्थानों में रहने में सहायक होते हैं। मतलब हर एक जंतु का जो है रहने का जो है क्या कहते हैं, शारीरिक बनावट और स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे ऊँट कहाँ रहेंगे? मरुस्थल में रहेंगे, रेगिस्तान में रहेंगे। जैसे तितली कहाँ रहेंगे? तितली जंगल में रहेंगे। जैसे हाथी कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे। क्या हाथी पानी में रह जाता है घुस के? नहीं न रहता है पानी में घुस के, जो जंगल में रहेंगे। ठीक है ना। मेढक कहाँ रहते हैं? मेढक कहाँ रहेंगे? पानी में भी रहेंगे और जमीन में भी रहते हैं। ये विशिष्ट संरचना अथवा स्वभावगत विशेषताएं जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं, अनुकूल कहलाते हैं। मतलब जो अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार रहने का, अपनी संरचना के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, उसी को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है ना। यह स्थानीय, आवासीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय, जलीय सभी जीवों में हो सकता है। मतलब स्थल में भी, जमीन में, वायु में, हवा में, मरुस्थल में भी, कुछ पर्वत में भी रहते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं, सभी में भी रह सकते हैं जीवों में। हम कुछ अनुकूलन का अध्ययन करते हैं, जैसे वन तथा घास के मैदान में अनुकूलन। जैसे शेर कहाँ रहेंगे? वो जंगल में रहेंगे ना। शेर कहाँ रहेंगे? तो शेर रहेंगे जंगल में। लायन, शेर क्या है? एक मांसाहारी प्राणी है। शेर कैसा प्राणी है? मांसाहारी प्राणी है। कैसे प्राणी है? शेर मांसाहारी है। इसका हल्का भूरा रंग इसे जंगल में छिपने में सहायक होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, ताकि वो जंगल में छिप सके। इसके पैर तथा जबड़े की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। पैर का भी जबड़ा और जबड़ा किसको बोलते हैं? ये वाला नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? जबड़ा। जबड़ा दो होता है, नीचे वाला जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा। अंग्रेजी में जबड़ा को मैंडिबल कहते हैं। तो इसका जबड़ा जो होता है ना, नीचे वाला हिस्सा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है जबड़ा। किसका? शेर का। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं शेर के। अपने पंजे के लंबे नाखून को दौड़ते समय अपनी अंगुलियों के अंदर खींच लेते हैं। मतलब जब शेर दौड़ते हैं ना, तो उसके नाखून जो है तो उसको अंदर खींच लेते हैं। जब भी दौड़ते हैं अगले नाखून को वो अंदर खींच लेते हैं, तब दौड़ते हैं। कौन सा? शेर। ठीक है ना। ताकि वो ना टूटे, कि नाखून ना टूटे, इसलिए। इसकी आंखें चेहरों पर सामने की ओर होती हैं, और आंख उसका चेहरा की ओर होती है, जिससे अपने शिकार को ठीक से देख सके, शिकार पर हमला कर सके। किसका बात किया? शेर का। हिरन, दूसरा पढ़ेंगे हिरन। हर्षी का रन, हिरन। ये लिखे हैं र न, हिरन। हिरन कैसा जंतु है? शाकाहारी। समाका कमाका, शाकाहारी। हिरन क्या खाते हैं? घास खाते हैं, घास। यह एक शाकाहारी जंतु, यह पौधों की पत्तियां तथा मुलायम शाखा को खाते हैं। पौधा के पत्ते और शाखा को खाते हैं। और हिरन लंबे कानों की मदद से यह शिकारियों की आहट दूर से सुनकर सतर्क हो जाता है। हिरन जो है, देखो यहाँ पे ये हिरन दिखाए गए हैं। इसका जो है ना कान क्या होता है? लंबे कान होते हैं।
उसमें क्या करते हैं, जैसे शिकारी का उसको मिलता है, चौकन्ना हो जाता है, उसको आहट मिलता है और चौकन्ना हो जाता है और वो भागने लगते हैं। ठीक है ना, सतर्क हो जाते हैं। लंबी टांगे इन्हें तेज गति से दौड़ने में सहायता करती हैं। सिर के पास में स्थित आंखें और लंबी गर्दन से यह सभी दिशाओं में देख सकते हैं। इसका सिर, इसका जो है गर्दन क्या होता है, लंबा होता है, इसलिए वो सभी दिशाओं में देख सकता है, ये चारों तरफ देख लेता है तुरंत। बहुत लंबी है ये टॉपिक। मरुस्थलीय अनुकूलन, अब देखेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन। ये क्या चीज देख लिए हम लोग, ये देख लिए वन तथा घास के अनुकूलन। ये दोनों था वन में, और ये वाला था वन और घास। ये वन और घास का अनुकूलन है। नीचे देखेंगे मरुस्थल, मरुस्थलीय अनुकूलन देखेंगे। मरुस्थलीय में जैसे ऊंट आ जाएंगे ना, इसके अंदर ऊंट 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 आ जाएंगे इसमें। इसमें और आ जाएगा, एक आ जाएगा कैक्टस, इसमें आ जाएगा कैक्टस। कैक्टस, कैक्टस वो कांटा होता है ना, बड़ी बड़ी से कांटा, जैसे उसमें देखे होंगे, क्या कहते हो, अरे एक कार्टून है ना मोगली, मोगली में कैक्टस था ना बड़ा बड़ा, जो जाते हैं जोकटी लेने के लिए मोगली को, जो बघीरा को क्या होता है, कुछ चुभ जाता है, चोट लगता है, जो उसको डांटते हैं वो कीड़ा, वो कैक्टस वही होता है बड़ा बड़ा, जो उसके अंदर मिलता है, तो वो जोकटी तो उसे बोलते हैं कैक्टस। मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी की अत्यंत कमी होता है। मरुस्थल में पानी नहीं होता है, और रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। मरुस्थल में दिन बहुत गर्म होगा और रात बहुत ठंडा होता है। यहाँ के वनस्पतियों में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई अनुकूलन होते हैं, जैसे रेगिस्तानी सांप, चूहे, केकड़े गर्मी से बचने के लिए दिन के समय बालू में बनाए गए बिलों में रहते हैं और रात को भोजन की तलाश करते हैं। देखो रेगिस्तान में जो सांप, चूहा, केकड़ा होता है ना, तो गर्मी में दिन में क्या करते हैं, बालू के जो बिल होते हैं, बालू में बनाए हुआ, वो उसमें घुस जाते हैं और रात में अपना शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है ना, भोजन की तलाश करते हैं रात में। इसके पैर छोटे छोटे होते हैं, जिससे आसानी से बिल में घुसकर, हाँ, सांप के पैर नहीं होते। क्वेश्चन पूछेगा क्या सांप के पैर होते हैं, नहीं होते। केकड़ा का पैर होता है, चूहा का होता है, सांप का पैर नहीं होता है। सांप का पैर नहीं होता है, याद रखो, सांप का पैर नहीं होता है, याद रख लो। रेत पर चलने के लिए ऊंट के पैर लंबे व गद्देदार होते हैं। ऊंट का पैर लंबा होता है और गद्दादार होता है, मतलब उसका गद्दा टाइप का होता है नीचे। ठीक है ना, लंबे पैर की वजह से रेत की गर्मी से इसका शरीर कम प्रभावित होता है। जो लंबा पैर होता है ना, तो उसको जो है उष्मा ऊपर जाते जाते ठंडा होने लगता है, तो उष्मा जितना ऊपर जाएगा वो ठंडा होने लगता है, तो दूरी पड़ता है उसका शरीर जो है पैर से, इसलिए उसको गर्म कम लगता है। किसको, ऊंट को। लंबे पैर की वजह से रेत की गर्मी से इसका शरीर कम प्रभावित होता है। ऊंट की पीठ पर कुब्बड़ मतलब वो उठा हुआ भाग होता है ना, कुब्बड़, हम्प, HUMP, हम्प, इसको हम्प बोलते हैं, होता है, जिससे वसा संचित रहती। वसा मतलब फैट, जितना भी तेल घी वगैरह खाते हैं ना, वो किसा है, वसा। वसा वहाँ पे चर्बी होता है, जो कुब्बड़ जैसा होता है ना, उठा हुआ भाग, तो उसको बोलते हैं ऊंट। देखो कुब्बड़ ये है ना, कुब्बड़ ये उठा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं कुब्बड़। इसमें चर्बी होता है, उसको वसा बोलते हैं। उसमें चर्बी ऊंट का संचित रहता है। ऊंट की पीठ पर कुब्बड़ होता है, जिससे वसा संचित रहता है, मतलब स्टोर रहता है। हाँ, भोजन नहीं मिलने पर ऊंट उसका उपयोग करते हैं। अगर उसको भोजन नहीं मिलता है, तो उसी चर्बी का, उसी कुब्बड़ के भोजन में जो संचित रहते हैं वसा, उसी का उपयोग करके ऊंट क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं कुछ समय के लिए, जिससे वसा संचित रहती हैं। भोजन नहीं मिलने पर उसका उपयोग करते हैं। यह बिना भोजन और जल के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकते हैं। ऊंट की बात करते हैं
ये बिना भोजन का, इसका उठा हुआ भाग जो होता है इस तरह ऊँट का, इसको बोलते हैं कुब्बड़, करसु का बड़ कुब्बड़। और इसमें इसमें वसा क्या होता है, संचित रहता है, संचित रहता है वसा। ऊँट की बात कर रहे हैं। ये 10 से 12 दिन तक बिना भोजन किए हुए ये रह सकते हैं आसानी से, दिनों तक बिना भोजन किए हुए रह सकते हैं, बिना भोजन रह सकते हैं 10 से 12 दिनों तक, लिखते हैं तक, बिना भोजन के रह सकते हैं। कौन क्वेश्चन पूछेगा, ऊँट कितने दिन तक रह सकते हैं बिना भोजन का? 10 से 12 दिन तक। जल की बचत के लिए इसके शरीर में मूत्र के रूप में बहुत कम जल निकलता है। मतलब ये मूत्र बहुत कम करते हैं, मतलब जल को बचाते हैं ये। और लगभग सूखे मल लगभग सूखे मल का त्याग करते हैं, जिसको इससे पसीना भी नहीं आता है। किसको? ऊँट को पसीना नहीं आता है। ऊँट की आँखें की पलकें लाइसलेस लंबी होती हैं, और नासा द्वार जो नाक होता है, नासा द्वार मांसल होते हैं, मतलब मांसल मतलब मांस की होती हैं, ताकि बालू को आँख नाक के अंदर जाने से रोका जा सके। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे भी कई, अच्छा ये अलग है। तो क्या क्या समझा इसमें? ऊँट जो है मल का त्याग करते हैं, वो सूखा करते हैं। हाँ, इसमें पसीना नहीं आता। इसकी आँख की पलक जो है ना लंबा होता है। इसका नासा द्वार मांस का होता है, ताकि बालू या आँख के अंदर जो भी चीज़ आँख नाक के अंदर जाते हैं उसको वो रोकने का काम करते का मांसल, मांसल मा का सल मांसल। ये तो ऊँट के विषय में जान लिए। इसको रिपीट करके वीडियो को 2 बार देख लेना अच्छी तरह से, हालांकि इसमें बहुत सारी जानकारी मिल गई आपको। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे भी कई विशेषता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थल में पौधा। ये तो जंतु देख लिए, इसमें पढ़ेंगे पौधा। इसमें पढ़ेंगे कैक्टस, ये पौधा होता है मरुस्थल में। यहाँ पे लिख देते हैं पौधा को कैक्टस, कमाई का कटसंजू स कैक्टस, ये पौधा होता है। इसकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती हैं, कैक्टस की, जिसमें कांटेदार होता है ना, जो घर द्वार में देखता है कि कांटा लगा देता है गेट पे, उसमें भेलवा अलवा डाल देता है कि नज़र ना लगे, उसी को कैक्टस बोलते हैं। इसका तना मोटा और मांसल होता है, जिससे जल का संचय हो जाता है। संचय मतलब बचाना। इसका तना क्या होता है, मोटा होता है, उसको तोड़ेगा ना तो उसमें जल मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, मांसल का होता है, तो वो जल को संचित करके रखता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम, जो जल के वाष्प को कम करते हैं। हाँ, वो कांटे कांटे छोटी छोटी होते हैं ना, उसको रोम कहते हैं, रोम। वो जल का वाष्प मतलब क्या होता है, वाष्प मतलब क्या होता है, जल का उड़ाना। मतलब वाष्प मतलब क्या होता है, जल का उड़ना। जैसे भाप उड़ के निकलता है ना, उसको वाष्प बोलते हैं। पानी ऊपर उठ के चला जाता है, उसको वाष्प बोलते हैं। तो ये वाष्प को कम करता है। जो रोम होते हैं, छोटे छोटे सुई टाइप का होता है ना, उसी को रोम बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये कैक्टस की। पत्तियां छोटी सल्क पत्र या कांटे के रूप में होती हैं, वही कांटे को ही पत्ती बोलते हैं, या सल्क पत्र भी बोलते हैं। कांटे को क्या बोलते हैं, पत्ती या सल्क पत्र। सारी बातें लिखना बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, इसलिए बोल देते हैं, थोड़ा सा चीज़ें को समझ जाना, ठीक है ना, ताकि जल का क्षय कम मतलब समाप्त कम हो सके। ये तो पढ़ लिए कौन सा, मरुस्थल। अब कुछ है पर्वतीय अनुकूलन। प व परे तो दीर्घी का पर्वतीय अनुकूलन, अनु कम दीर्घु का लौना। पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भी देखते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में वृक्ष शंकुआकार होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं शंकुआकार होते हैं। पर्वत का मतलब क्या हो गया, पहाड़ी। तो शंकु किस तरह होता है, इस तरह शंकु होता है, इस तरह ओह, इस तरह की शंकु होती है ना, इस तरह शंकुआकार होता है पहाड़ी क्षेत्र में वृक्ष। कैसे होते हैं ये, सुमन स्वर करसु का आकार, शंकुआकार।
शंकुआ, शंकुआ गलत लिखा गया, नहीं, शंकुआ कार, ये लिखे हैं क आधा, शंकुआकार होते हैं। शंकु मतलब जो बर्थडे पार्टी में टोपी तो पहनते हो ना इस तरह, उसी को बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं उसको? शंकु बोलते हैं। शंकु में नीचे वृत्त होता है, वृत्त मतलब जो गोल है उसको बोलते हैं वृत्त, अंग्रेजी में सर्कल। जो भी चीज गोल है उसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल। पहाड़ी क्षेत्र में वृक्ष शंकुआकार होते हैं और कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई की तरह पतली होती हैं ताकि वर्षा का पानी या बर्फ इन पर जम ना सके। मतलब सुई की तरह होती है पतली पहाड़ी क्षेत्र में। चलो पक्षी के दिए हैं चित्र में पक्षी। पक्षी इस क्षेत्र में के इन क्षेत्रों के जंतुओं की खाल मोटी होती हैं और लंबे लंबे बालों से ढकी होती हैं। पहाड़ी कुत्ता, झबरे, याक, पहाड़ी बकरियां आदि के बाल लंबे लंबे होते हैं ताकि इसमें ठंड ना लगे। देखो ये इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र में जो भी चीज होते हैं ना, तो जैसे कुत्ता, पहाड़ी कुत्ता, पहाड़ी कुत्ता इसमें होता है पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी कुत्ता को ही क्या बोलते हैं? झबरे, जबरा, याक, यमा का याक होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहाड़ी बकरियां, पहमाकार और दीर्घी का, पहाड़ी बकरियां भी होते हैं यहाँ पे। बकरियां होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका क्या होएगा? इसका बाल बड़े बड़े होते हैं, इस सब का जो भी पहाड़ी क्षेत्र में इसका बाल क्या होता है? बड़ा होता है ताकि ठंडा ना लगे, ठंडा ना लगे। जिसके शरीर में बाल बड़े बड़े हैं तो उसको क्या ठंड लगेंगे? जैसे कोई क्या करते हैं, सर में बाल बहुत बड़े बड़े रखते हैं ठंडे समय में ताकि उसको सर में ठंडा ना लगे। लेकिन बाल बड़ा नहीं रखना चाहिए। जैसे मेरा बड़ा हो गया है, इसको कटिंग करवा लेंगे, टेंशन मत लेना। बोरिंग होके नहीं पढ़ना है, हंसी मजाक में पढ़ना है। बोरिंग होके पढ़ोगे तो ज़्यादा याद नहीं रहेगा, और गप सप करके मतलब अपने जो है पढ़ लोगे, बातें कुछ हो जाए तो ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है ना। पहाड़ी बकरियां, भेड़ बकरियां को पहाड़ी ढलानों पर चढ़ने में मदद के लिए उसके पैर के खुर मजबूत होते हैं। मतलब पहाड़ी ढलानों पर जो बकरियां चढ़ते हैं ना, उसके पैर के खुर जो होते हैं ना, वो क्या होता है? बहुत मजबूत होता है पैर के खुर। पहाड़ी क्षेत्र में जो चढ़ते हैं उसके खुर मजबूत होते हैं। जैसे ये याक है, पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं। जलीय अनुकूलन, अब इतना मिटा देते हैं ताकि जलीय अनुकूलन को पढ़ सकें। ये तो पर्वतीय अनुकूलन पढ़ लिए, मरुस्थलीय अनुकूलन पढ़ लिए। जलीय अनुकूलन, जल दीर्घी का ये जलीय अनुकूलन। अब कौन कौन सा जीवे जल में रहते हैं? जैसे मछली कहाँ मिलेंगे? जल में मिलेंगे। मछलियां के शरीर का आकार धारा रेखीय मतलब सीधी होती है, धारा रेखीय उसको बोलेंगे। स्टिमलैंड होता है तथा पास में चिपटा होता है, मतलब उसका पास में चिपटा बैठा हुआ होता है। शरीर का ऐसा आकार इन्हें तैरने में मदद करता है, और जो धारा रेखीय होता है वो शरीर चिपटा होता है, वो तैरने में उसको मदद करता है। मछली की बात कर रही है, मछली का मछली, इसका शरीर सल्कों से ढका होता है। इसका शरीर सल्कों से मतलब वो छिलकी होती है ना, छोटी छोटी चोयां, उससे ढका होता है। यह शरीर को जल प्रतिरोधी बनाता है। मतलब शरीर में जल प्रतिरोधी, मतलब प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है? रुकावट। मतलब वो चोयां जो होता है उसमें शरीर में जल जाने से रोकने की काम करते हैं। मछली के पंख, फैंस चपटे होते हैं। मछली का पंख होता है ना चपटा, इस तरह होता है ना चपटा, इस तरह मछली का दोनों तरफ से 2 पंख रहते हैं, फिर पुचट्टे में भी पंख रहते हैं, तो वो चपटे होते हैं। और गति दिशा परिवर्तन के साथ शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।
मतलब गति बनाने के लिए, दिशा के लिए और परिवर्तन के लिए वो जो पंख होते हैं ना, तो वो संतुलन बना के रखते हैं। जलीय श्वसन के लिए मछलियां गलफड़ा लेते हैं, सेशन करते हैं। इसमें श्वसन, श्वसन किससे करते हैं? मछली गलफड़ा से करते हैं। किसमें? जल में गलफड़ा से कर रहे हैं। गलफड़ा, गलफड़ा, गलफड़ा का गलफड़ा से श्वसन करते हैं मछली। ठीक है ना, यही याद रख, यही ज़्यादा पूछे जाएंगे कि मछली किससे श्वसन करते हैं, तो गलफड़ा से। ये मछली लिखे हैं, ठीक है ना। ये सीधे जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त कर देते हैं। मतलब जल से ही ऑक्सीजन लिया और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, जल से ही ऑक्सीजन लिया और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया मछली। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे व्हील व्हेल तथा डॉल्फिन श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते हैं। व्हील व्हेल हुआ संजू विवेक का लॉ, व्हील व्हेल तथा डॉल्फिन तथा डॉल्फिन तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते। गिल्स मतलब गलफड़ा, गलफड़ा को ही क्या बोलते हैं? तो गिल्स बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। गौरसी का लसो संसु गिल्स लिए गिल्स नहीं होते हैं। किसमें गिल्स नहीं होते हैं? व्हील व्हेल में और डॉल्फिन में। ये सिर पर स्थित नासा द्वार द्वारा श्वसन करते हैं। ये दोनों कहाँ से करते हैं श्वसन? तो ये श्वसन कहाँ से करते हैं? याद रख लो, नासा दो संजू आकर और द्वार से, नासा द्वार से, ये याद कर लो। व्हील व्हेल और डॉल्फिन श्वसन कहाँ से करते हैं? नासा द्वार से। मछली कहाँ से करते हैं? गलफड़ा ने गिल से। श्वसन के लिए यह समय समय पर अपने सिर को जल से बाहर निकालते हैं। मतलब श्वसन के लिए जल से बाहर निकालते हैं, श्वास ले लेते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, श्वास ले लेते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। क्या? नासा द्वार मतलब नाक से, नाक से लेते हैं। कौन? डॉल्फिन और व्हील व्हेल। तो नाक के लिए क्या? जल से ही लेगा, नाक में घुस जाएगा अंदर, इसलिए वो बाहर निकलते हैं फिर अंदर आ जाते हैं। ऑक्टोपस तथा स्वर्डस समुद्र की गहराई में तथा समुद्र तल में रहते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कहाँ रहते हैं? ऑक्टोपस तथा कौन सा? स्वीडस समुद्र की गहराई में रहते हैं। समुद्र की गहराई में रहते हैं ये दोनों, ऑक्टोपस और स्क्विड। ठीक है ना। इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। जिस तरह मछली का शरीर धारा रेखीय होता था, मतलब धारा की रेखा में जाते हैं, उस तरह इसका नहीं होता। परंतु तैरते समय अपना शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। कौन? ये ऑक्टोपस। जल के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स क्लोम होते हैं। इसके अंदर गिल्स को क्लोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ये भी सांस किससे लेते हैं? क्लोम या गिल्स, या गिल्स को मछली में गलफड़ा बोलते थे, क्लोम से लेते हैं। गिल्स या क्लोम से लेते हैं। ठीक है ना। मेढक का पैर छितारना, मेढक अपना पैर छितारते क्यों है ये भी समझो। मेढक एवं बत्तख जैसे कुछ जंतु उभयचर होते हैं। उभयचर क्या बताए थे? मेढक, मेमे का ढ का मेढक, फिर से लिखते हैं म एका ढ का मेढक तथा बत्तख तथा ब तथा संजु ख बत्तख, ये दोनों क्या होता है? उभयचर। और सऊ भ या उभयचर,
उभयचर क्या होगा? जो जल में और जमीन में दोनों में निवास करते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। जो पानी में भी रहे और स्थल यानी जमीन पे भी रहते हैं, उसी को उभयचर बोलते हैं, समझे? तो बत्तख पानी में भी रहते हैं और वहाँ पे जल में भी, अति जमीन पे भी। मेढक जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, इसलिए उसको उभयचर बोलते हैं। बस अब छोटी से टॉपिक बच गए हैं, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन खुद बना लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कुछ करवा देंगे, और है छोटा सा बच गया है। कुछ जंतु उभयचर हैं, हाँ, इसके शरीर की संरचना दोनों के लिए अनुकूल होती है। मेढक का पिछला पैर लंबा, मेढक का पिछला पैर जो होता है ना वो लंबा होता है तथा मजबूत भी होता है, जिससे ये छलांग लगाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मेढक कौन से छलांग लगाता है? पिछला पैर से, हाँ। और लिखना भी है इसको, पिछले पैर झिल्ली युक्त होते हैं। पढ़ाएंगे झिल्ली क्या होता है, जिससे तैरने में सहायक। झिल्ली मतलब जो है चपटे होते हैं ना, उससे चमड़ी होते हैं, फैला देगा तो फैलने लगता है, उसी को झिल्ली बोलते हैं। ऐसे ही झिल्ली युक्त पैर बत्तख के भी होते हैं। बत्तख का भी देखना, उसमें चौड़े चौड़े होते हैं। मेढक और बत्तख नासाद्वार तथा फेफड़ों से श्वास लेते हैं। मेढक और बत्तख जो है श्वास कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेढक और बत्तख श्वास कहाँ से लेंगे? ये दोनों श्वास कहाँ से लेंगे? स्व संजू आकाश हो, श्वास कहाँ से लेंगे? तो नासाद्वार। मेढक नासाद्वार और बत्तख फेफड़ा से। मेढक किससे लेगा श्वास? मेढक लेगा नासाद्वार से, और बत्तख किससे लेगा श्वास? बत्तख लेगा फेफड़ा से। फेमे का फड़ का फेफड़ा से, ये याद रखना ना। मेढक लेगा नासाद्वार से और बत्तख लेगा फेफड़ा से। मेढक लेगा श्वास नासाद्वार से और बत्तख श्वास लेगा फेफड़ा से। लिख लो अलग करके, यहाँ पे नहीं लिखे हैं उस तरह, तो लिख लेना। फिर से बोलते हैं, मेढक लेगा नासाद्वार से श्वास और बत्तख लेगा फेफड़ा से श्वास, ठीक है? इसको मिटा के आगे चलें, कुछ और टॉपिक है, इसको मिटा दें। ये पर्वतीय चीजें देखे थे, पर्वतीय चीजें शंक्वाकार होते हैं। पहाड़ी कुत्ता जैसे झबरा बोलते हैं, याक, पहाड़ी बकरियां, इसका बाल बड़ा होता है, ठंडा लगने से बचाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र के विषय में देखे थे। हाँ, ये वायवीय आवास, क्या जो पक्षी वगैरह हैं वो आकाश में रहते हैं, उसको वायवीय आवास बोलते हैं। ये पढ़ चुके हैं बहुत पहले। इसको भी मिटा देते हैं ऊपर वाला को। जलीय पौधे में अनुकूलन, मतलब जल में कुछ पौधा होता है। जल में जैसे ये पौधा है ना छोटा छोटा, ये जल में है, पानी में है, ठीक है। जलीय पौधे के जड़, तना एवं पत्तियां में विशिष्ट संरचना होता है। इसके तना में, पत्तियां में, ठीक है ना, और पत्ती में भी, जड़ में, तना में, पत्ती में, जो जल में होता है ना जलीय पौधा, जलीय पौधा, इसका तना, पत्ता और जड़ कुछ अलग होता है, ठीक है ना। इसकी विशिष्ट संरचना होती है, जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं। जो जल में वातावरण है, स्थिति है, उसके अनुकूल ही होती हैं ये। जड़ों को जमीन से जल या लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती। जड़ से जमीन, जड़ों को जमीन से, जड़ जो होता है, जैसे जलीय पौधा है तो जड़ से, देखो पौधा बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ। ये पौधा है, चलिए पौधा इतना बड़ा होगा भी नहीं, ये कुछ है इस तरह पौधा है, ये जड़ है, ये पानी है। ये जो जड़ है ना, इससे खनिज लवण को या पानी को नहीं खींचता है, आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए इसमें
जड़ कम विकसित होता है, इसलिए इसका जड़ कम विकसित होता है। जो पानी खींचता है उसका जड़ बड़ा विकसित होता है, खनिज लवण खींचता है उसका जड़ बड़ा विकसित होता है, बढ़ते हैं या होती ही नहीं है, इसमें जड़ होती ही नहीं है। तथा तना लंबा, मुलायम या खोखला, स्पंजी तथा वायुकोश से भरा होता है। देखो इसका तना जो होता है, इसका तना होता है, जो जलीय पौधा होता है, इसका तना क्या होता है, इसका तना होता है लंबा। तना क्या होगा, लंबा होगा, मुलायम होता है, खोखला होता है, स्पंजी मतलब इसको मोड़ेंगे समेट जाएगा, फिर छोड़ेंगे फैल जाएगा, उसको बोलते हैं स्पंजी तथा वायु कोश से भरा होता है, वायु कोश, एयर SACS से भरा होता है। ये होता है, लिखना है बच्चा, ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। ये नहीं कि मास्टर कुछ लिख दिया, बोले कुछ लिखा गया कुछ, तो हो सकता है कुछ बोले लिखा गया कुछ, तो दोनों बातों पे ध्यान देना। ये नहीं कि कुछ गलती लिख दिए तो वही उतार लेंगे। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि सही से बोले, सही से ही लिखे, ताकि पौधा हल्का होकर तैरे। मतलब ऐसा इसलिए होता है, हाँ, तना इसका लंबा होता है, मुलायम, खोखला, स्पंजी, वायु से भरा होता है, ताकि वो क्या हो कि पानी में तैर सके, इसलिए होता है जलीय पौधा में। पूर्णतः जलगम पौधे में पत्तियां लंबी, रिबन जैसी या कई भागों में विकसित होती हैं। मतलब पत्ती जो है ना कई भागों में विकसित होती है, एक टनिस निकलते हैं, फिर निकलते हैं, फिर निकलते हैं, इस तरह वो छितरी हुई होती हैं। किस्मी पत्ती रिबन जैसी होती हैं, ताकि इसके बीच जल प्रवाह आसानी से होता रहे। जल प्रवाह मतलब जल जाना आना आसानी से होते रहे। कमल और जलीय लिली, कमल और जलीय लिली, लिली कैसे लिखेंगे, लीली कमल, और ये और लिखे हैं, और दिखाई दे रहा है ना, कमल और जलीय लिली जैसे पौधों की पत्तियों के ऊपर चिकनी एक परत होती है। मतलब उसके पौधों के पत्तर कमल के ऊपर वो चिकनी परत होती है, ऐसे छुओगे ना स्पंजी टाइप के लगेंगे, चिकनी लगते हैं, जिससे पत्तियों पर जल जमा ना हो सके। मतलब जितना लिली समझते हो, मतलब वो देखना कि बाढ़ उड़ में जाता है ना, जिसको कराहुल ऐसे कुछ कोयल ऐसे कुछ करके बोलते हो, जैसे हल्दी का पौधा होता है ना, हल्दी का पौधा, उस तरह बड़ी बड़ी पौधे होते हैं, उसकी इतनी चिकनी होते हैं ऊपर वाले भाग, उस पर पानी रखोगे ना, उस पर वो फिसल जाते हैं और गोल टाइप के हो जाते हैं। उसी तरह होता है कि इसका तो कमल का और लिली का, ताकि पानी नहीं जम पाते हैं। जल कुंभी, हाँ ये बोल रहे थे, जल कुंभी जो बाढ़ वगैरह में आते हैं ना, वो जो तैरने लगते हैं, उसी को बोलते हैं जल कुंभी। जैसे पत्तियों के पत्र तंत्र का निचला भाग फुला हुआ रहता है तथा इसमें वायुकोश भरा होता है। मतलब जल कुंभी होता है ना, जल कुंभी होता है, कहीं पे देखना तालाब वगैरह में भी जल कुंभी होता है, उसका नीचा वाला भाग उठा के देखना, ऐसे दबाओगे ना, उसमें पट 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 आवाज करने लगता है, उसमें वायु मतलब हवा भरा हुआ था, ठीक है ना। ये है जल कुंभी, ये वाला है जल कुंभी। किताब भी फटने लगा क्या? अभी बहुत टॉपिक है, अभी तो 4-5 टॉपिक आए हैं हम लोग, कितना है, 5वां टॉपिक है नहीं सर, हाँ ये 5 टॉपिक है, इसमें 15-16-18 टॉपिक है लगभग, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं।
इसमें कुल टॉपिक कितना है, 15 टॉपिक, अभी तो 5 आए हैं, अभी 10 पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। वायवीय अनुकूल, वायवीय हम पढ़ चुके थे, पक्षी के विषय में बोलते हैं। वायवीय मतलब वायु, वायवीय मतलब वायु। पक्षी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं। पक्षी अपने, देखो ये उड़ रहे हैं ना, चील का उड़ना, ये अपने पक्षी पंखों की सहायता से ही उड़ते हैं। तथा छोटे छोटे पैरों की मदद से तरह सतह पर चलते हैं। पक्षियों की अस्थि मतलब हड्डियां मजबूत तथा खोखली होती हैं। पक्षी का हड्डी मजबूत होता है और खोखली होती है। खोखली मतलब उसमें खाली होता है। जैसे आप मुर्गा खाए हैं ना, मुर्गा का देखना कि मोटी वाला जो हड्डी खाते हो उसमें जो है छिद्र होता है, खोखली होती है। उसी तरह इसका हड्डी खोखली होती है, किसका, पक्षी का, जिसके कारण ये हल्के होते हैं। अगर खोखला है तो वो हल्का होगा। आगे वाले पैर की पंख के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं और पैर जो है पंख के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। पक्षी की पेशियां मतलब मांस को ही बोलते हैं पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती हैं ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सके। पक्षी की मांसपेशियां मजबूत होता है ताकि उड़ते समय उसको पंखों को सहारा दे सके, इसलिए उसका मजबूत होता है, ठीक है ना, गति दे सके। पिछले पैरों की हड्डियां चलने तथा पेड़ की डाल पकड़ने के लिए रूपांतरित होती हैं। पिछले पैर की हड्डियां पक्षियों को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसके शरीर में वायुकोश या वायु की थैलियां होती हैं। वायुकोश अतिरिक्त फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं। उसको जो है ना, पक्षी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उसमें वायुकोश होता है। और वायुकोश जो है फेफड़ा की तरह कार्य करता है। जैसे मतलब अतिरिक्त वायुकोश होता है उसमें, किसमें, पक्षी में क्या होता है, अतिरिक्त वायुकोश होता है पक्षी में, ठीक है ना। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के सजीव अलग अलग परिवेश में रहते हैं और उसका शरीर भी इसके अनुकूल हो जाता है। साथ ही सभी जीवों के भिन्न लक्षण से भी अवगत हुए। इन लक्षणों का विस्तार जानने हैं अगली कक्षा में आप जानेंगे। मतलब अलग अलग लक्षण भी होते हैं, अलग अलग परिवेश में रहते हैं, अलग अलग जंतु का, अलग अलग जीव का, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा पौधा और जंतु जहाँ रहते हैं और अपना जीवन को बनाए रखने में आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वह स्थान उसका आवास कहलाते हैं। मतलब पौधा या जीव जंतु जहाँ रहते हैं और अपना जीवन बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, आवश्यक वस्तु चाहिए, वो उसको उपलब्ध होते हैं, उसको प्राप्त होते हैं, हाँ, उसी वह जीवन यापन करते हैं, उसी को आवास कहते हैं। ये अपने पढ़ चुके हैं। फिर सीखे कि पौधा और जीवों के उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं। हाँ, पौधों और जीवों में उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं, ठीक है ना। फिर देखें कि पौधों और जीवों में विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उनमें एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाते हैं और अनुकूल कहलाते हैं। मतलब एक विशेष आवास में, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। फिर देखें कि विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग आवास में अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं। सीखिए हमने, एक ही आवास में अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु भी रह सकते। एक आवास में अनेक पौधे भी और जंतु भी, जैसे जंगल में पौधा भी रहेंगे, पशु पक्षी भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, ठीक है ना। फिर सीखे कि पौधा, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक है। मतलब हमने देखा कि पौधा और जंतु और सूक्ष्म जीव वो क्या है, संयुक्त रूप से मिला हुआ रूप से क्या है, एक जैव घटक है। जैव घटक क्या समझे थे कि जिसकी समाप्ति हो सके, हाँ, वो जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश हमारे परिवेश का एक अजैव घटक हमने देख लिया था। सजीवों का समान लक्षण है, जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, संवर्धन, गति, उत्सर्जन, ये सब क्या है, सजीवों का एक समान लक्षण है। जो श्वास लेते हैं, पोषण भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन अपनी प्रजाति का जो है प्रजाति को जन्म देते हैं, संवेदनशील मतलब जो करने की इच्छा हो,
जो अनुभव होते हैं उसको संवेदनशील गति करते हैं, दौड़ते भागते हैं। उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। ये सब देखे थे किसमें? सजीवों में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है और इसको आपको बनाना है घर में। मेढक अंडा देने वाला जंतु है। उत्सर्जन हानिकारक, भोजन पोषण भोजन करना ठीक है। वृद्धि शरीर का आकार बनाना, ये भी ठीक है। प्रजनन बच्चों को जन्म देना। मेढक अंडा देने वाला जंतु है। नहीं, मेढक अंडा देता है क्या? ये तो दिखाए पहले तो देखे नहीं, देख लेना। मेढक अंडा देता है, फिर उससे बच्चा निकलता है। क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय को देख लेते हैं, फिर पूछेंगे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि पढ़ा दिए तो तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना? कर ही लेना क्वेश्चन अपने से। एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। एक जंतु जमीन जल दोनों में रहता है। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क होते हैं। यह जंतु कौन सा है? शार्क, मेढक, मछली। अच्छा, एक पूंछ होती है तो मगरमच्छ में ना पूंछ होती है, तो मगरमच्छ हो जाएगा। इसको मिलाना है। मेढक है, एक नंबर में है मेढक। इधर है भोजन, इसको मिलाना होगा। 2 नंबर में है वृद्धि। इधर है हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, का शरीर से बाहर निकालना। 3 नंबर में है प्रजनन, प्रसंजु ज न। इधर मिलाना है शरीर का आकार बढ़ाना, शरीर का आकार बढ़ाना। 4 नंबर में है पोषण, पमो का स्वर्ण पोषण। यहाँ पे है अंडा देने वाला जंतु, अंडा देने वाला जंतु। 5 नंबर में है उत्सर्जन, उत्सर्जन। इधर है अंडा या बच्चा देना, अंडे या बच्चे देना। 6 नंबर में है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। अंधेरे में रस्सी देखकर डरना, अंधेरे में रस्सी देखकर
डर जाना, डर जाना, इसको मिलाना है, ये बनाना है इसको। देखो मेढक क्या करते हैं, तो मेढक क्या करते हैं, हाँ मेढक, मेढक हो जाएगा अंडा देने वाला जंतु। प्रजनन क्या हो जाएगा, अंडा भी दे सकता है, बच्चों को जन्म देते हैं। पोषण मतलब क्या होता है, जो खाते हैं उसको पोषण यानी भोजन करते हैं। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि शरीर को बढ़ाता है, उसी को वृद्धि कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, जो खराब चीज़ें उसको बाहर निकालना यानी उत्सर्जन कहते हैं। और संवेदनशील जो हमको अनुभव कराते हैं उसको संवेदनशील कहते हैं। बना दिए सारा का सारा। यही क्वेश्चन है। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चली और चैप्टर अच्छा है, इसको 2 बार अच्छे से देखना और समझना। आपको क्या करना है, वीडियो को सुनना है, देख लेना है, सुनना है। कुछ भी काम कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो,